वेलकम टू साउथ सिटी PCMB। तो क्लास 10th टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम जस्ट आने वाली है आपकी। तो ज़्यादा तो नहीं, पर जितना भी हम कवर कर सकते हैं कम समय में हम ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि अब वो समय है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। टॉपिक तो हमने जितने करने थे कर लिए, अब हमें क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस देखेंगे, जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करेंगे, उसमें करेक्शन करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स होंगे, उतने ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा वो। क्योंकि हमें लगता है कि क्वेश्चन हम सही करके आए हैं, पर एग्जैक्टली वो सही होता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान आते हैं, बेशक क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। तो मैम पेपर क्या बहुत इजी आएगा? नहीं, ऑप्शंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। आप उसमें से चारों ऑप्शन, उसमें से 2 ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे जो दोनों करीबी हैं, दोनों ही उसके ऑप्शंस में उसके आंसर हो सकते हैं। उसमें से आपको चूज़ करना होता है और उसमें गलतियां हो जाती हैं। जिसका गेस या जिसका लक अच्छा होता है उसका तो अच्छा, और कहीं भी अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो एक क्वेश्चन के पूरे नंबर चले जाते हैं। इसलिए MCQs कहीं ना कहीं अच्छा भी है और अगर देखा जाए तो ख़राब भी है, कि अगर आता है तो सब कुछ है, नहीं आता तो पूरा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, यहाँ भी और आप घर पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये ध्यान रखिएगा कि वो कवरेज से बाहर ना हो। कवरेज से बाहर, जैसे हमारे घर की भी एक बाउंड्री होती है जिससे बाहर हमें नहीं जाना होता है, उसी तरह से आपका एक सिलेबस है। एक शब्द पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। आपको किताब नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाना है, और पूछा सिर्फ NCERT से ही जाएगा। उससे बियॉन्ड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पर ऐसा नहीं है पूरा पैटर्न बाहर से आ जाएगा। तो अगर आप 5% एक्स्ट्रा के लिए पूरे टाइम आप दूसरी किताबें पढ़ते रह रहे हैं और 95% जो NCERT से आता है उसको आप छोड़ दे रहे हैं, तो बेवकूफ़ी हुई। वो बेवकूफ़ी मेरे हिसाब से आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं आपका पहला चैप्टर। ठीक है, क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, तो हमने ऑर्गन्स पढ़े। ठीक है, ऑर्गन्स हमने पिछली 9th क्लास में टिश्यूज़ पढ़े, सेल पढ़ा, कई चीज़ें पढ़ी। अब पहला चैप्टर हमारे सामने आया 10th में, लाइफ प्रोसेसेस। मतलब छोटी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब ईंट हमने पढ़ ली, ईंट के बारे में हम जान गए, ब्रिक्स के बारे में हम जान गए। हमें अब रूम बनाना है, हमें अब दीवार खड़ी करनी है। तो अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है? लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। तो किसी भी जीवित इंसान, किसी भी जीवित प्राणी को जीने के लिए जो भी प्रक्रिया आवश्यक है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे बैक्टीरिया, चाहे एनिमल, कुछ भी, अगर वो लिविंग है, जिंदा है, तो उसको चलाने के लिए या फिर उसको जिंदा रखने के लिए जितनी भी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। नाम इंग्लिश में लिख के आना है, ठीक है, वो भी बता देते हैं। प्रोसेसेस दैट हेल्प्स या दैट keeps a person, that keeps a living body alive, it is termed as life processes. The process that maintains the functions, that maintains various functions inside our body to keep us alive, to keep a living body alive, is termed as life processes. उसको हम life processes कहते हैं। ठीक, तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी लाइफ प्रोसेसेस की। ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस जिसके बिना कोई जी नहीं सकता? सबसे पहले, हम खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, पानी के बिना एक दिन रह सकते हैं, पर क्या हम बिना सांस लिए रह सकते हैं? कोरोना, ऑक्सीजन, कितनी ज़्यादा मारामारी थी। अब तो सिचुएशन होल्ड में आ चुकी है, अब तो सिचुएशन कुछ ठीक ठाक है, वरना ऑक्सीजन के लिए भी लोग पैसे दे रहे थे और मुंह मांगी कीमत पे ऑक्सीजन बिक रहा था। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो हमारा है रेस्पिरेशन। हम कुछ दिन बिना खाने के बिता सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई इंसान पूरे जीवन बिना खाने के रह सकता है, पॉसिबल नहीं है, या पूरे जीवन बिना पानी के रह सकता है, पर वो शायद 5 मिनट या 2 से 3 मिनट भी बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता, बिना रेस्पायर के वो नहीं रह सकता। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसके बिना ज़िंदगी रुक ही जानी है, या जब रुकती है तो वो प्रोसेस ख़त्म ही हो जाती है। पहली प्रोसेस जो आई हमारे सामने वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, दूसरी, रेस्पिरेशन के बाद में खाना है। ठीक है, हम 2 दिन बिना खाए रह सकते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बहुत ज़्यादा 1 हफ्ते। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। कोई भी लिविंग बॉडी को फीड करने की आवश्यकता हमेशा होती है, कभी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे और कभी
खुद ही बना लेते हैं, जैसे प्लांट्स। क्या वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं? नहीं, वो अपना खुद भोजन बना लेते हैं। पर हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। कुछ हमारे जो पर्सन्स होते हैं, लिविंग बॉडीज होती हैं, या जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, वो मीट, एग्स इन पे डिपेंड होते हैं। या अगर हम हर्बीवोर्स की बात करें, जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेरियन, तो हम भी कुछ ना कुछ एनिमल्स के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे मिल्क, कर्ड। हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है, फिर भी हम मिल्क, उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स के। घी, ये सब कहाँ से मिलते? अगर एनिमल्स नहीं होते तो क्या ये सारे प्रोडक्ट हमें मिलते? कहाँ से आते हैं? एनिमल्स से। हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? एनिमल्स से। तो कहीं ना कहीं हम डिपेंड हैं, पर प्लांट्स डिपेंड किसी पर नहीं है। तो दूसरा प्रोसेस हमारे सामने आया, न्यूट्रिशन। ठीक, अब ऐसा कोई कंटेनर नहीं है जिसको आप भरते जाए और उसमें, ठीक है, उसमें से कोई चीज़ बाहर ना आए। कोई भी कंटेनर या कोई भी बैग होता है, उसमें हम पहले चीज़ें भरते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं, फिर नई चीज़ें रखते हैं, यही होता है ना। उसी तरह से जो न्यूट्रिशन, जिस भी फूड का आपने न्यूट्रिशन लिया है, ठीक है, वो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद उसका एक्सक्रीशन होना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जब किसी की किडनी खराब होती है, किडनी फेल्योर होती है, उसको कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन की ही दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि किडनी का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन प्रोसेस में रोल होता है। न्यूट्रिशन या डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत होती है तो डाइजेशन में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि बेसिक नेसेसिटी या बेसिक जो डाइजेशन प्रोसेस थी वो कहाँ से? वही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ही, उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल था। उसी तरह से यहाँ पर एक्सक्रीशन, तीसरा प्रोसेस आया। अभी तक हमने रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन 3 देखे, ठीक है। चौथा, जैसे हमारे घर पे पैकेट्स बन गए या किसी भी फैक्ट्री में पैकेट्स बन गए, उनको हमें उनको भिजवाना तो पड़ेगा ना। इंडस्ट्रीज में चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं पर बेची नहीं जाती, बेची नॉर्मल छोटे छोटे उससे बेची जाती है, उनका पार्सल करवाना, उनको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। वैसे ही न्यूट्रिशन हमने बाहर से ले लिया, वो डाइजेस्ट हो गया, अब उसको पहुंचाना भी तो है कि स्टमक में खाना अगर है, डाइजेस्ट हो गया, तो क्या वही की जितनी सेल्स हैं या स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम को ही सिर्फ एनर्जी की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत तो पूरे बॉडीज़ को है, बॉडी पार्ट्स को है ना। आँखों को ज़रूरत है देखने के लिए, ठीक है, ईयर को भी ज़रूरत है, हमारे हाथ जिसको हम सबसे ज़्यादा काम में लाते हैं, पैर जिसको सबसे ज़्यादा काम में लाते हैं, मुंह, हम लोग में तो सबसे ज़्यादा माउथ है ना। कॉन्टिन्यूसली मैकेनिकल एनर्जी खर्च होती है, कहाँ से आती है? अगर सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में ही सारा खाना डाइजेस्ट होकर के वहीं रुका रहता तो क्या ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो पाती? उनको ट्रांसपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो चौथा प्रोसेस जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एक वो होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये हो गए पहला, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी चीज़ें बेसिक, इनकी प्रक्रिया एक ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके टाइप्स अलग हो जाते हैं। टाइप्स अलग होने का मतलब, रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ये हो गया। रेस्पायर करना, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, यही बात होती है ना। प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, लेकिन ये रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एक एनारोबिक और एक एरोबिक। एरोबिक जैसा कि शब्द में है वैसा ही, एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब एनारोबिक यानी कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है उस समय क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक मैम, हम में एरोबिक होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए सवाल है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि डू एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड ह्यूमन बॉडी? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, जिसको आता है वो बता सकता है, ठीक है। कि हम ये तो जान गए कि हमारे बिना ऑक्सीजन के हमारे चलना ही नहीं, तो हमारे अंदर एरोबिक प्रोसेस होती है, पर आप मुझे बताएंगे कि क्या एनारोबिक प्रोसेस कहीं भी होती है? कहीं भी बॉडी में, ह्यूमन में ये पॉसिबल है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और अगर होता है तो कहाँ? ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, फिर उसके बाद फर्दर डिवीजन उनका होता है। जैसे पहला होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हीटरोट्रॉपिक। आगे इसकी हम फर्दर स्टडी करेंगे,
आसान से मतलब डीपली स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए भी हम इसका नॉर्मल व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हीटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब फीडिंग। तो जब खुद ब खुद कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना बना लेता है या भोजन बना सकता है, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। और जब हीटरोट्रॉपिक वर्ड आता है तो ट्रॉपिक का मतलब होता है फीडिंग और हीटरो का मतलब होता है अदर्स। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड होता है खाने के लिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या हीटरोट्रॉप्स, ठीक, या हीटरोट्रॉपिक प्रोसेस न्यूट्रिशन की एक टाइप होती है। ऐसे हमारा एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन भी सब में प्रोसेस तो लगभग सेम ही होती है, लेकिन जो रिलीज होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल उसके मीन्स अलग अलग होते हैं, या जो एक्सक्रीशन प्रक्रिया है वो सब में अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन में भी अलग अलग होता है। हमारे पास क्या है रेस्पिरेशन के लिए? लंग्स हैं, ठीक है। हाँ, फिशेस के पास गिल्स हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट उनमें अलग अलग, कॉकरोच में आपके ट्रैकिया पाए जाते हैं, ठीक, स्मॉल होल्स जिसको हम कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। बेसिकली आपसे रेस्पिरेशन एमसीक्यूज में नहीं पूछा जाएगा कि जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैकिया किस में पाया जाता है, ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा मैम, आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं उसमें कुछ एक्सेप्शंस आप हटा दीजिए, जिसमें बुक लंग्स वगैरह आता है हाई लेवल में। बाकी आपका ट्रैकियल सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो सिस्टम्स अलग अलग होते हैं, वो सिस्टम आपको याद कर रहे हैं कि किसमें किस तरह का या किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अर्थवर्म में आपका स्किन के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये आपको याद रखना है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, सब जानते हैं, पर किसमें किससे होता है ये सबको पता नहीं होता और यही पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हमारा एक्सक्रीशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। किस चीज़ का? अरे भाई फूड मटेरियल का। और किसका? हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट हुआ, वो ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। तो हमारे में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है। लिक्विड मटेरियल वही है ना, पूरे बॉडी में हर जगह फैला हुआ है, ठीक। तो वो हर जगह पहुंच सकता है, हर जगह जा सकता है, ठीक। तो ऐसा कोई इंसान जो हर जगह पहुंच सकता है और हर जगह जा सकता है, उसी को ट्रांसपोर्ट का जरिया माना जाता है। अच्छा, ठीक है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में ब्लड होता है जो कहीं भी पहुंच सकता है, वो कहीं से भी चीज़ों को उठाता है और कहीं भी छोड़ करके आता है, फिर वहाँ से भी नई चीज़ उठाता है, नई चीज़ दूसरी जगह छोड़ करके आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ये थोड़ा सा अभी इंट्रोडक्शन है, इसके आगे हम लोग डीपली पढ़ेंगे। प्लांट्स में किसका होता है? उसमें भी फूड और वाटर का होता है। फूड, ये आपने शायद क्लास 9 में पढ़ा होगा, जाइलम और फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट्स में फूड और वाटर मिनरल्स का, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम करता है, और फूड मॉलिक्यूल्स, फूड और फ्लोएम, एफ आया ना, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन आपका फ्लोएम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको पता चल गया। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की थोड़ी सी फर्दर स्टडी कर लेते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हीटरोट्रॉपिक। ठीक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है फीड, या इसको हम न्यूट्रिशन से डिराइव कर सकते हैं, या रिप्लेस कर सकते हैं। हीट्रो का मतलब होता है अदर्स और इस ट्रॉपिक का मतलब होता है हमारा फीड, या आप न्यूट्रिशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले न्यूट्रिशन, पहले बता तो दूं न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड या प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इनसाइड द बॉडी इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन। ठीक, कुछ अपना सेल्फ फीडिंग करते हैं, मतलब खुद से अपनी फीडिंग, यानी कि खुद से अपना भोजन बनाना, उनको हम कहते हैं ऑटो। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिकली, आपने सुना होगा ना, खुद से, जो सारा काम खुद से होता है, ठीक, तो वो होता है ऑटोट्रॉपिक। दूसरा होता है हीटरोट्रॉपिक। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे बॉडी पर डिपेंड होता है खाने के लिए, उनको हम कहते हैं हीटरोट्रॉपिक। उस प्रोसेस को कहते हैं हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उस एनिमल को कहते हैं हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये भी हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है फोटोसिंथेटिक
दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक। ये तो आपने सुना होगा, ये शायद किसी बच्चे ने नहीं भी सुना होगा, उनके लिए बताते हैं अभी। इसमें भी आपके 3 होते हैं, सैप्रोफाइट्स, फिर आपका आता है पैरासाइट, और तीसरा आता है हमारा होलोजोइक। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक, ये सबको पता है। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स का मतलब ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं वो। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस होती है? लाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में सिंपल कार्बन मॉलिक्यूल्स या सिंपल जो हमारे स्ट्रक्चर्स, जैसे ये होता है ना CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये आपका क्लोरोफिल। तो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज बन जाता है, और प्लस यहां पर बाई प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, ठीक, तो ये ऑक्सीजन तो हम ले लेते हैं, ये ग्लूकोज इनका खाना बन जाता है। कीमोसिंथेटिक एग्जाम्पल आयरन, सल्फर, बैक्टीरिया। पैरासाइट आपके घर में बहुत होंगे, मॉस्किटो। अच्छे से लिखेंगे तो प्लाज्मोडियम, जिसको बायो पसंद होगी वो प्लाज्मोडियम लिख के आना। सैप्रोफाइट्स, डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करना, या फंगी, ठीक है, एक्सेट्रा। ये होलोजोइक में हम आ जाते हैं, ह्यूमंस। फर्दर इसका डिवीजन होता है होलोजोइक में, जैसे कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ठीक है, इसके बाद में आपका इसी में आता है कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और हर्बीवोर्स। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर बेसिकली वो वेजिटेरियन होते हैं। ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपका मॉस्किटो, ये डेड डिकेइंग पे जो डिपेंड करते हैं उनको सैप्रोफाइट्स, जो लिविंग बॉडी पे डिपेंड करते हैं, मतलब बिना मारे किसी से भोजन प्राप्त करना, पैरासाइट का काम होता है। और जब किसी बॉडी में इंजेशन, डाइजेशन और उसके बाद में उसके एनर्जी प्रोडक्शन होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये था आपका। यहाँ पर कीमोसिंथेटिक के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, नॉर्मल्स में बता देती हूँ, केमिकल्स का यूज करके। ठीक है, या कीमोसिंथेटिक जो होता है आपका केमिकल का यूज करके, ये जो आयरन सल्फर बैक्टीरिया हैं, ये केमिकल उसमें रिएक्शन करके फिर ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।